हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं टैली विद जीएसटी के अंदर अकाउंटिंग जो अच्छी चैप्टर है उसके बारे में। प्लस अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते समय जो टर्म्स आता है, बेसिक टर्म्स और पॉइंट्स आता है वो हम लोग जानेंगे। जैसे कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, टर्म्स आएगा, पॉइंट्स आएगा, उसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट बस इस वीडियो में बने रहे और कंप्लीट आप इस वीडियो देखने के बाद आप जान लेंगे, समझ लेंगे कि आखिर अकाउंटिंग होता क्या है। टैली चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग से संबंधित जो टर्म्स आता है वो सब। अगर आप इसके अंदर लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब चीज अगर जान लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा अकाउंटिंग चैप्टर, ठीक है, टैली के अंदर। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये गोल्डन रूल क्या होता है, कैसे आप गोल्डन रूल की मदद से अपना जर्नल एंट्री को डेबिट और क्रेडिट के रूप में बांटेंगे, कैसे आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट के रूप में बांटेंगे, वो मैं सारा क्लियर कर चुका हूं। या टैली क्या है, टैली कब बना, इस सारा वीडियो में अपना प्लेलिस्ट में डाल रखा हूं, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग समझने के लिए आपको एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेकर के चलना होगा। जैसे आपके पास एक बिजनेस है और बिजनेस में या तो आप कच्चा माल लगाते हैं या फिर किसी प्रकार सामान को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आप कुछ बिजनेस के अंदर वर्क करेंगे। जैसे अगर आप प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस है तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको आप सेल करेंगे। तो इन्वेस्ट करने से लेकर के सामान बेचने तक के बीच में जो आप वर्क करते हैं वो अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे प्रॉफिट होता होगा, लॉस होता होगा, सामान को रिपेयर करवाते होंगे, मजदूरी देते होंगे, फैक्ट्री का रेंट देते होंगे, उसका लेखा जोखा रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे आप इधर समझिएगा, देखिए यहां पर एक डिफिनेशन में दे रखा हूं, इसको लेकर के मैं चलता हूं। इसके बाद आपको अकाउंटिंग में दिक्कत होते कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। चलिए देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजेक्शन। बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग सरल ढंग से, सिस्टमैटिक मीन्स सरल ढंग से रिकॉर्ड करने का काम करता है, मीन्स विवरण तैयार करने का काम करता है। प्रतिदिन का जो ट्रांजैक्शन है, मीन्स प्रतिदिन का जो वर्क आप करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उसको रिकॉर्ड तैयार करने का काम करता है, विवरण तैयार करने का काम करता है, और क्लासिफिकेशन करता है, मीन्स अलग अलग भाग में एक वर्गीकरण भी करता है उसको, और समराइजेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग, और उसको लास्ट में संक्षेपण रूप भी बनाता है जिसे हम लोग अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि हिंदी में देखिए पर पूरा यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी भी लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन मीन्स जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसका विवरण तैयार करना, अलग अलग भाग में वर्गीकरण करके, ठीक है, और उसको लास्ट में संक्षेपण देना, और उसमें जो कमी है, जो त्रुटि है, उसको विश्लेषण करना, उसके बाद अपने बॉस के पास, अपने किसी मैनेजर के पास या किसी के पास व्याख्या करना ही अकाउंटिंग करता है। जैसे सपोज डैट आप मान के चलिए एक बिजनेस कर रखे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हम लोग सेल। अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो सेल किए किसको, जैसे राम को किए हम लोग 200 का। यहाँ पर क्या किए, परचेज किए सीता से खरीदे हम लोग 300 का। अब उसी तरह से आप यहाँ पर ऑन क्रेडिट उधारी पर किसी को बेचे होंगे या फिर जो भी किए होंगे उधार दिए होंगे, जैसे 400 सोहन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे अगर वही काम को फिर से किए, अब यहां पर टोटल इसको जोड़ना, ये तो क्या हुआ, ये जो कार्य किए उसका विवरण तैयार किए यहां पर, और विवरण तैयार किए, अलग अलग भाग में वर्गीकरण किए, सेल वाला सेल में, परचेज वाला परचेज में, और क्रेडिट उधारी पर कुछ भी दिए होंगे, पैसा दिए होंगे, सामान दिए होंगे, वो इस तरह से लिख रहे। अब उसको लास्ट में इसको जोड़ना मीन्स संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि 2 4 400 यहां पर क्या हो गया, तो संक्षेपण हो जाएगा। 3 और 3 कितना, 600 ये हो गया परचेज, ये 4 5 और 9 हो गया, ठीक है। तो 900 यहां पर जो हो गया संक्षेपण रूप हो गया। उसके बाद बीच में हम लोग देखेंगे कि कहीं गलत तो नहीं ना है, डाटा इसमें कुछ कहीं गलत तो नहीं है लिखे है, ये एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करना होता है, और उसके बाद आप किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, दिखाते हैं, वो कहलाता है इंटरप्रेशन मींस व्याख्या करना, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया वो समझ चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग को यूज करने के लिए कुछ छोटी छोटी बीच में टर्म्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, उसको हम बारे में समझना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कैपिटल। आखिर कैपिटल है क्या, तो कैपिटल मीन्स होती है पूंजी,
अब पूंजी क्या होती है जी, ये तो हिंदी हो गया वर्ड। तो लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, मीन्स इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए ऑनर के द्वारा फॉर द यूज ऑफ फर्म, स्थिर रूप से, इज कॉल्ड कैपिटल। अगर आप कोई बिजनेस के अंदर जो चीज भी इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स जैसे आप सपोजेट मालिक हैं और आपका एक बिजनेस है, और बिजनेस में जो चीज भी इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि फर्नीचर खरीद के लाते हैं, टेबल कुर्सी वगैरह जो भी, तो उसको इन्वेस्ट करने में आपका पैसा लग रहा होगा, पूंजी लग रहा होगा, तो वो आपका कैपिटल का रूप लेगा। जो लिखा हुआ है कि बिजनेस के अंदर जो मालिक के द्वारा स्थिर रूप से निवेश किया जाता है वह पूंजी का रूप ले लेता है। स्थिर रूप में से आज लगाए कल निकाल ना ले, मीन्स एक स्थिर होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल पूंजी कहते हैं। अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपना कंपनी में, वो पूंजी का रूप लेता है। नेक्स्ट एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, मीन्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म। लिखा गया कि कोई भी चीज विल बी इनेबल द फर्म, मीन्स आपके पास स्थिर रूप से रहे और उससे आप कैश प्राप्त कर सको, गेट कैश मीन्स कैश प्राप्त कर सको, या फिर बेनिफिट इन द फ्यूचर, या फिर आपको उससे फ्यूचर में कभी बेनिफिट का आशा हो, फायदा का आशा हो, उसको संपत्ति कहेंगे। जैसे यहां पर लिखा गया है कि संपत्ति का मतलब है, संपत्ति यानी कोई भी ऐसी वस्तु या चीज जो हमें अभी या भविष्य में कमाई करके देता हो, पैसा देता हो, किसी प्रकार का लाभ पहुंचाता हो। जैसे देखिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है। लैंड मीन्स जमीन, ये क्या है, संपत्ति। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है हमेशा के लिए फिक्स एसेट्स होता है। हमेशा के लिए कहने का मतलब क्या है कि एसेट्स दैट आर द परचेज फ्रॉम रनिंग अ बिजनेस एंड दैट आर हेल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप कोई ऐसा वर्चेज परचेज करके लाते हैं जो आप अपना बिजनेस को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबा समय के लिए अपने पास रखे हुए हैं। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या आप ला सकते हैं, जैसे आप खोल रखे इंस्टीट्यूट आपको चलाना है, सपोज दैट एक मान लिए, तो आपको टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, ठीक है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बनाते हो तो प्रोजेक्ट चाहिए, तो क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। अब करंट एसेट्स क्या होता है यहां पर समझिएगा, तो करंट एसेट्स में जैसे बुक खरीद के लाते हैं बच्चों को देने के लिए, उससे आपको कुछ अगर सपोजिट इनकम हो जाता है तो करंट एसेट्स होता है। बट अगर कंपनी का एग्जांपल लिया जाए तो कंपनी के लिए बड़े बड़े जैसे मशीनरी ला रहे हैं, बिल्डिंग, जो आप बिल्डिंग ले रखे हैं वही तो फिक्स एसेट्स होगा। लैंड मींस जमीन, वो भी तो फिक्स एसेट होगा। फर्नीचर मीन जैसे टेबल कुर्सी, ऑफिस का टेबल कुर्सी होता है ना, बिजनेस को चलाने के लिए टेबल कुर्सी ये सब चाहिए ना, तो ये सब क्या होता है आपके लिए फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट करंट एसेट्स में जस्ट अभी बताया कि करंट एसेट्स वैसा होता है ऐसी संपत्ति जिसे हम खरीदने बेचने के धंधे में लाए हैं। यहाँ पर एक तरीके से और समझाया गया है, देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की बात करें उसके लिए करंट एसेट उसकी प्रोडक्ट हो सकती है जिसे वह एक साल के अंदर बेचकर पैसा कमा सकता है, उसको पैसा के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। चलिए आगे देखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब कि वो आपके ऊपर एक कर्ज के तौर पे, एक उधारी के तौर पे आ गया है, मींस आपको उसको वो अमाउंट के देना होगा, किसी को चुकता करना होगा। जैसे यहां पर देखिए लिखा गया है कि लायबिलिटीज यानी देयता किसी व्यक्ति या कंपनी का बकाया होती है, उसको हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं, जो आमतौर पर धन की एक राशि होती है। समझ रहे बात को। जैसे बहुत तरीके का होता है, जैसे कि अगर आप बिजली चला रहे हैं अपने कंपनी में हो गया, घर में हो गया, रूम में, इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में जो भी है, तो आप हर मंथ क्या कर रहे हैं, पैसा देने के बाद थोड़ी बिजली यूज करते हैं। आप पहले पूरी मंथ यूज करते हैं बिजली और लास्ट में आपको पास एक बिजली बिल आती है जिसमें लिखी रहती है 2000 या 4000 इतना देना है, तो वो आपका लायबिलिटीज का रूप ले लिया। दायित्व आपका हो गया कि वो बिजली दीजिएगा ही दीजिएगा, आप पे उधारी चढ़ गया, आपका दायित्व हो गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं, समझ गए होंगे। अब लायबिलिटीज भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक हो गया करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म में बोला गया कि दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, वैसा लायबिलिटीज जो पेएबल करने का जो टर्म्स है, जो समय है,
वो लॉन्ग हो, मीन्स लंबा समय के लिए लिए हुए हो। जैसे अगर मान के लिए कोई लंबा समय के लिए लोन ले लिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ गया, लंबा समय के लिए लोन, ये आ गया। गिरवी पे अगर कुछ चीज अगर मान के चलिए कि रख दिए हैं, ले लिए, मान के चलिए कि आप किसी को कह दिए कि मेरे को इतना अमाउंट चाहिए लोन के रूप में और मैं देने वाला हूं 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो टाइम जो ले लिए, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए जो टाइम ले लिए वो चले जाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। जो यहाँ पर साफ शब्द में लिखा गया कि यह एक प्रकार का ऋण है जो 1 वर्ष से अधिक अवधि पर दे होता है। मतलब 1 वर्ष से ज्यादा के लिए आप टाइम ले रखे हैं कि 1 साल से अब ज्यादा टाइम ले रहा हूं, उसको मैं दूंगा, वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब होता है क्या, माने कुछ समय के लिए लिया हुआ लायबिलिटीज, कुछ समय की मतलब महीना, 2 महीना, 4 महीना, इतना के लिए, मतलब दो लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ शॉर्ट टर्म। वैसा लायबिलिटीज जिसको पे करने का जो समय सीमा हो वो 1 साल से अंदर हो, शॉर्ट टर्म हो। जैसे बिल पे करते हैं जिस चीज का, जैसे पानी बिल आती है तो वो आपका करंट लायबिलिटीज, बिजली बिल आती है करंट लायबिलिटीज, या शॉर्ट टर्म में कुछ लोन ले लेते हैं बैंक से, तो शॉर्ट टर्म में लिया गया लोन को करंट लायबिलिटीज के अंदर ही रखा गया है। जो यहाँ पर एक हिंदी में बताया गया है, समझाया गया है कि एक वर्तमान देयता एक प्रकार का ऋण है जिसे 1 वर्ष के भीतर भुगतान करने की उम्मीद हो। मीन्स आपको पे करने का जो समय आपके पास है वो 1 साल का अंदर है, वो होता है करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए लिखा गया एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स होती है खर्च। एक्सपेंस मीन्स क्या होती है, खर्च। लिखा गया है कि अमाउंट एक्सपेंड इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स, ठीक है, एंड सर्विस एंड आल्सो सो ऑपरेटिंग बिजनेस। जो देखिए नीचे हिंदी करके भी लिखा गया है कि वैसा अमाउंट, यहां पर देखिए वैसा अमाउंट जो अपना बिजनेस को चलाने के लिए खर्च करने पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई आप बिजनेस कर रखे हैं, ठीक है, और बिजनेस कर रखे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाने में जो भी आपके पास से एक्सपेंड होती है अमाउंट, एक्सपेंड मींस आपके पास से जाती है, खर्च होती है, वो एक्सपेंस का रूप लेता है। जैसे यहां पर लिखा गया, समझिएगा हिंदी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री के लिए, कोई किसी को आप सेवा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं और उसको बेचने के लिए व्यवसाय संचालक के लिए खर्च की गई राशि एक्सपेंस का रूप लेती है। नेक्स्ट यहां देखिए क्या होता है कि देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट का मतलब होता है कि वैसा एक्सपेंस जो रिलेटेड हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, माने कि सामान को बनाने में, जैसे कोई बिजनेस है और आप सामान को बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो बनाने में जो आपको खर्च आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, माने कि सामान को मैन्युफैक्चर करने में, आपको निर्माण करने में, वस्तु को निर्माण करने में जो आपको खर्च आता है वो आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे वेजेस मींस मजदूरी, कैरेज इन वार्ड माने कि वार्ड के अंदर, कंपनी के अंदर जो सामान लाने में गाड़ी भाड़ा लगती है, मींस कच्चा माल, कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कच्चा माल तो लेकर के आना पड़ेगी, तो वो कच्चा माल जो लाते हैं उसको लाने में जो गाड़ी भाड़ा लगता है वो कैरेज इन वार्ड कहलाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। जैसे आप सामान बना रहे हैं, पावर मींस बिजली, फ्यूल तेल, ठीक है, गैस, वाटर बिल, ये सब क्या है, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती है, क्योंकि सामान के बनने या सामान के बनने से पहले उस पर जितना प्रकार के एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाती है। ये आप जान लीजिए। अगर इसके अलावा भी अगर कहीं पर कोई भी पॉइंट में अगर दिक्कत आता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार है तो फटाक से सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको तक जल्द से जल्द पहुंचे उसके लिए बेल घंटी को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए लिखा गया है कि दोज एक्सपेंस टू सेलिंग, वैसा एक्सपेंस जो सेलिंग करने के लिए, सामान को बेचने के लिए जो ऑफिस का खर्च आती है। जैसे हम प्रोडक्ट बना लिए, बनाने के बाद कुछ तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना। जैसे आप प्रोडक्ट बना के कंपनी में रखे हैं और उसको बाहर गाड़ी भाड़ा दे करके
बाहर रिटेलर के पास नहीं पहुंचाइएगा बेचने के लिए तो कैसे अब बिकेगा, जाना होगा ना। तो उसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, जैसे इनवर्ड मींस कंपनी के अंदर लाने में, और कंपनी से बाहर ले जाने में गाड़ी भाड़ा लगेगा, कैरेज आउटवर्ड कहलाता है, जो इनडायरेक्ट में कहलाता है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे वेजेज मजदूरी, फ्रिज भाड़ा, कंट्रोल, कैरेज इनवर्ड ले जाने में गाड़ी भाड़ा, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, डॉक चार्ज, गैस, फ्यूल, फैक्ट्री का रेंट, जहां पर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो फैक्ट्री रेंट कहलाता है, लॉयल्टी, रॉयल्टी, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती है। इनडायरेक्ट में जैसे सैलरी दे रहा है, सामान जो बेच रहा है उसको सैलरी दे रहा है, मजदूरी अलग चीज होती है, सैलरी अलग चीज होता है। मजदूरी का मतलब वो परमानेंट नहीं होती है, जब तक कि कंपनी में सामान बन रही तब तक वो काम कर रहा है उसको मजदूरी देते जा रहे हैं। पर सैलरी क्या होती है, फिक्स तौर पर होती है, जिसको मंथली दिया जाता है उसको सैलरी के नाम से जाना जाता है। तो सैलरी, ऑफिस का रेंट जहां पर सामान बिक रहा है, ठीक है, ये फैक्ट्री रेंट अलग होती है। फैक्ट्री रेंट जो होता है वो आपका डायरेक्ट में, बट जहां से सामान बिक रही है ऑफिस का रेंट वो आ गया इनडायरेक्ट में। टेलीफोन चार्ज, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेब्ट्स, ठीक है, इस सारे जो होते हैं ऑफिस का जो खर्च आ रहे हैं बेचने में, वो सब इनडायरेक्ट रूप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इनकम क्या होता है। इनकम मींस होता है, इनकम इज द प्रॉफिट यर्न, साफ तौर से लिखा गया है, इनकम इज द प्रॉफिट यर्न, मीन इनकम जो है सो प्रॉफिट यर्न का होता है, मीन्स जो कमाते हैं उसके बदले जो भी आपके पास प्रॉफिट के रूप में आता है उसे इनकम कहा जाता है। जैसे लिखा गया है, कमाई के बदले जो भी लाभ के रूप में आपको मिलता है उसे इनकम कहते हैं। जैसे पूरी दिन आप काम करते हैं, उसके बदले आपको 1000, 2000, 4000 अगर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, इनकम का रूप लेता है। आपका कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे, अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और यहाँ पर इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होती है, तो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है, जो कंपनी को सामान बेचने के बाद डायरेक्टली फायदा उससे आती है, वो आपका होता है डायरेक्ट इनकम। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के समझा रखा हूं यहां पर, जो हमें व्यवसाय में सीधे माल बिक्री करने के पश्चात होती है, वैसा इनकम जो सामान को बेचने के जस्ट आपको वहां पर फायदा हो जाती है। जैसे यदि हमारे एक किराने दुकान है और दुकान में रखा किसी वस्तु को थोक मूल्य 100 रुपया होती है, सपोज डेट मैं लाता हूं 100 रुपया में, और यदि उस वस्तु को 105 रुपये में मैं बेचता हूं तो 5 रुपया लाभ होगा, वो हमारे प्रत्यक्ष आय होगा, मीन्स डायरेक्ट इनकम होती है, प्रत्यक्ष इनकम कहा जाता है हिंदी में। कि यहाँ फ्री चार्ज इनकम हो गया, यहाँ पर सेल कमीशन, सामान बेचे कुछ कमीशन मिल रहा है, ठीक है, सामान बेचे उस पर कुछ डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ऑल इनकम फ्रॉम सर्विस, इस सारा जो होता है आपका डायरेक्ट इनकम के अंदर आता है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट क्या है समझिएगा, किसी भी व्यवसाय में अप्रत्यक्ष आय से ऐसी आय होती है जो व्यवसाय में माल खरीदी और बिक्री से संबंधित नहीं हो, मीन्स सामान को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उससे इनकम नहीं हो, उससे रिलेटेड आय नहीं हो, ठीक है, अर्थात व्यय में माल बिक्री से प्राप्ति आय के अतिरिक्त कुछ ऐसी आय भी होती है जिसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे यदि हमारा व्यवसाय में कुछ वेस्ट सामग्री बेचने से कुछ आय होती है तो इस अप्रत्यक्ष आय में लिखा जाएगा, मीन्स इनडायरेक्ट इनकम में लिखा जाएगा। इसी तरह से यदि हमें बैंक से कुछ इंटरेस्ट प्राप्त होता है या फिर किसी का प्रोडक्ट मैं बेचवा देता हूं और कमीशन प्राप्त होता है, वो सब क्या कहलाता है, वो इनडायरेक्ट में। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है रेंट की प्राप्ति, आपका बैंक में पैसा जमा होता है उससे कुछ ब्याज आता है, वो होता है आपका क्या, इनडायरेक्ट में। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचते हैं, डिस्काउंट रिसीव कर लेते हैं, कमीशन रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, सब चीज है, इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं, सब क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट रूप के अंदर आता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आता है सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट अब सन्ड्री डेटर की ओर चलते हैं। सन्ड्री डेटर क्या होती है, जिस व्यक्ति को उधार पर सामान बेचा जाता है उसे सन्ड्री डेटर के नाम से जानते हैं। उधार पर सामान, जैसे आप एक दुकान खोल रखे हैं, आप किसी न किसी को सामान बेचिएगा, ठीक है, तो जिसको बेचिएगा उधार पर उसको हम लोग सन्ड्री डेटर के अकाउंट में जाकर के नाम को मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है सोल्ड मीन्स होता है बेचें, भी थ्री रूफ है सेल का, तो सामान बेचें राम को उधारी पर, तो राम को बेचे तो राम कहां पर जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा, तो सन्ड्री डेटर के अकाउंट में जाएगा।
टैली में ये नहीं लिखा रहता उधारी खाता, आप लोग डायरी पर जाके लिख देंगे उधारी खाता, बट टैली में लिखा रहता सन्ड्री डेटर अकाउंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें वो बंदा का नाम लिखना है जिसे हम लोग उधारी पर सामान सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर क्या होती है? जिस व्यक्ति से सामान उधार पर खरीदते हैं उसे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर के नाम रखते हैं। जैसे सपोज डेट आप सामान कहीं से खरीद के लाते हैं और उसे पैसा ना देते हैं तो उस व्यक्ति का नाम आपको सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आप कितना रुपया आप उससे खरीद के लाए हैं। या फिर अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति से आप उधारी पर सामान खरीदते हैं और वो एंट्री कर देते हैं टैली में, तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाकर आपको पता चलेगा कि किससे हम सामान कितना का खरीदे हैं। ये होती है सन्ड्री डेटर। जैसे परचेज गुड्स माने सामान, गुड्स माने सामान होता है, खरीदे उधारी पर, ऑन क्रेडिट में उधारी पर, फ्रॉम से श्याम से, तो श्याम हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, यहां श्याम सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट वहां देखिए ये लिखा हो गया ड्राइंग। ड्राइंग में होती क्या है? ड्राइंग मीन्स होता है निकालना, एक प्रकार की ड्राइंग मीन्स होता है निकालना, विथड्रॉ करना। तो अब कैसा विथड्रॉवल जी? तो देखिए लिखा गया है अमाउंट विथड्रॉ बाय द ऑनर। अमाउंट जो विथड्रॉ करता है मीन्स निकालता है ऑनर के द्वारा, निकाला जाता है ऑनर के द्वारा फॉर पर्सनल यूज, मीन्स पर्सनल यूज के लिए। फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के लिए, जैसे कोई बिजनेस है और बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए अपने पे खर्चा करने के लिए, जैसे कोई कपड़ा ले लिए या फिर मोबाइल ले लिए, ठीक है, पावर बैंक ले लिए, लैपटॉप ले लिए, अपने पे खर्च कर रहे हैं, बिजनेस की यूज के लिए नहीं, अपने पर्सनल ले रहे हैं। तो वो कहां पर लिखेंगे जाकर के? ड्राइंग अकाउंट में जाकर के लिखेंगे। वो क्यों जी? तो ड्राइंग अकाउंट जो होती है वो जो भी व्यक्ति निकालता है उसका पेमेंट से माइनस किया जाता है, एक्सपेंस में नहीं डाला जाएगा। एक्सपेंस में डाला जाएगा तो कंपनी के खाता से पैसा माइनस होगा, बट ड्राइंग में डालेगा। साफ तौर से यहां लिखा गया है मालिक जो अपना पर्सनल यूज के लिए, मींस जो भी बिजनेस को ऑपरेट करता है, जो भी बिजनेस को चलाता है उसको मालिक कहते हैं। जैसे मैनेजर क्या हो जाएगा? मालिक का रूप हो जाएगा। तो मालिक अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा जो कंपनी से निकालेगा, मैनेजर जो अपना पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसा निकालेगा, वो ड्राइंग खाता में जाके लिख देगा, ताकि उसका मेन मालिक रहेगा वो समझ जाएगा कि जो हमारा मैनेजर है वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, उसका सैलरी में से खुद डिडक्ट करके उसको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा गया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट से आप समझिएगा इसका मतलब होता है डूबी हुई राशि, वैसा राशि जो आप किसी को कर्ज दिए और वो दे नहीं पाए, उससे आप मुनाफा नहीं कमाए, या फिर किसी को उधारी पर पैसा दिए और वो दे नहीं रही है, उससे आशा लगता है कि वो अब नहीं आने के चांस है, या फिर किसी को आप लोन देते हैं, या फिर किसी को 100, 200, 400, 1000, 2000 का सामान बेचते हैं और उससे पैसा रिटर्न नहीं आता, मींस उधारी ही रह जाता है, तो वो डूबी हुई राशि कहलाती है, बैड डेब्ट्स कहलाती है। वैसा रकम जो किसी को कर्ज देने के बाद मुनाफा नहीं होती हो या डूब जाती हो, उसे हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स। इसे वर्थलेस एक्सपेंस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल क्या होते हैं। सेल मीन्स आप लोग जानते होंगे कि सेल मीन्स होता है बेचना, बट सेल रिटर्न क्या होता है ये हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो सेल यहां पर देखिए लिखा हो गया कि ये सेल रिटर्न इज सेंड बैक। सेल जो सामान किए हम लोग वो बैक हो जा रहा है बाय द बायर, मीन्स खरीदने वाला के द्वारा सामान वापस आ जा रहा है टू द सेलर। किसके पास? सेलर के पास, मीन्स बेचने के बारे के पास, वो कहलाता है सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है? तो जस्ट आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद आपको सामान में किसी प्रकार का दिक्कत लगता है तो आप क्या करेंगे? उसे आप वापस कर देंगे, तो वो कहा जाएगा परचेज रिटर्न में जाती है। ठीक है, तो आप जैसी परचेज रिटर्न में अगर डालेंगे तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगी जिसके द्वारा आप खरीद के लाए हैं। एक प्रकार का वह किसी व्यवसाय द्वारा स्थापित किया जाता है जो किसी वस्तु या सामान की वापसी के रिकॉर्ड खरीदने के लिए होती है, जिसे ग्राहक द्वारा दोष या किसी अन्य कारण से लौटाया जाता है। अब लौटाएगा क्यों? तो ग्राहक को पसंदीदा प्रोडक्ट आ रही है, किसी प्रकार का उसमें डिफेक्ट है तो लौटा रहा है, खरीदा हुआ सामान आप लौटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट मिस होती है छूट। जब किसी वस्तु का मूल्य ग्राहक के अनुसार कम किया जाता है, क्या हो जाएगा? जब किसी ग्राहक के अनुसार सामान के मूल्य में कम
किया जाता है, कमी किया जाता है, उसको छूट के नाम से जानते हैं। जैसे डिस्काउंट अलाउ एक होती है और डिस्काउंट रिसीव होता है। अलाउ मिस होती है, डिस्काउंट जारी करना मीन्स डिस्काउंट आप छोड़ोगे जब विक्रेता खरीदार को भुगतान राशि पर छूट देता है। जब विक्रेता मीन्स बेचने वाला जो है, ठीक है, बेचने वाला खरीदने वाला व्यक्ति को जितना राशि भुगतान करना था उस पर कुछ छोड़ देता है। 10 रुपए का सामान था बट 8 रुपया ही लिया तो वो डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और रिसीव की क्या होती है बात, रिसीव मीन्स आपको रिसीव मिला, आप रिसीव के डिस्काउंट। जैसे आप ये प्रोडक्ट जहां से भी खरीद के लाया गया वहां पर अगर छूट आपको मिलता है तो आप रिसीव कर लिए। नेक्स्ट परचेज क्या होती है, परचेज माने खरीदना, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। लॉस मीन्स होती है हानि, सेल मीन्स होता है बेचना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं आपको कि ग्रुप क्या होती है, सेल ग्रुप क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे आप डेबिट क्रेडिट में बांटेंगे, फंक्शन की क्या होता है, कैसे कंप्यूटर पर एंट्री करेंगे, वो सारा वीडियो मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को जरूर से जरूर प्रेस करिए, सारा वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा मेरा। तो चलिए किसी और नेक्स्ट में फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।